हेलो बच्चों, थर्मल फिजिक्स का ये लेक्चर है और हम शुरुआत करते हैं अपने पिछले लेक्चर के बाद की बात जो थी, और उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि अगर आपके पास एक इंडिकेटर डायग्राम है, आपके पास एक इंडिकेटर डायग्राम है और मान लो ये आपका V है और ये आपका P है इस तरह से, और एक कोई प्रोसेस है जो इस तरह से हो रहा है, किसी पॉइंट 1 से शुरू होता है और किसी पॉइंट 2 तक हो रहा है। तो हम अगर इस तरह से इसको मिला दें तो आप समझ लीजिए जो पूरा एरिया, ये जो पूरा शेडेड रीजन है, ये एरिया को शो कर रहा है। ठीक है, एरिया शो कर रहा है। अच्छा, अगर आपके पास ये स्क्वायर होता तो आप साइड इंटू साइड कर देते, अगर रेक्टेंगल होता तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते। एरिया इसका कैसे निकालोगे? तो इसको एरिया निकालने के लिए जैसा कि हमने इंटीग्रेशन में हम यूज करते हैं तरीका, वो ये है कि हम एक छोटी सी पट्टी मान लेंगे, एक छोटी सी स्ट्रिप मान लेते हैं, बहुत छोटी सी स्ट्रिप, और उस स्ट्रिप के अक्रॉस जो चेंज इन वॉल्यूम है उसको हमने नोट कर लिया। और ये इतनी पतली है कि कोई बहुत एक ही वैल्यू है प्रेशर की, तो वो आपका प्रेशर P हो गया। मतलब आप यहाँ पे ऐसा नहीं कर रहे हो कि यहाँ पे dP है, आप सिर्फ हॉरिजॉन्टली बहुत सारी स्ट्रिप मान रहे हो, बहुत पतली पतली। तो ऐसे में क्या होगा कि सिर्फ इस वाले स्ट्रिप जो होगा, जिसकी ये वैल्यू P है, ये लंबाई P है और चौड़ाई dV है, तो इसका एरिया हो जाएगा P इंटू dV। तो इस यानी कि ये जो एरिया होगा वो इस स्ट्रिप को, यानी कि इतने छोटे से प्रोसेस होने में कितना वर्क डन हुआ है वो बताएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आपके पास टोटल वर्क डन हो जाएगा P dV। ये आपका टोटल वर्क डन हो जाएगा। ठीक है, टोटल वर्क डन आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो इस तरह से हम लोगों ने पिछले केस में ये बात कही थी कि अगर आपको वर्क डन निकालना है तो आप इस तरह से एरिया, कर्व के नीचे का जो एरिया है उसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपको वर्क डन वहाँ पर मिल जाएगा। अब इसी से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमें यहाँ पर समझनी है, और वो आपके साथ जुड़ा हुआ है कि जैसे आप एडियाबैटिक कर्व बनाओगे, आगे जाके आइसोथर्मल कर्व बनाओगे, तो आखिर उन एडियाबैटिक कर्व को और उन आइसोथर्मल कर्व को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो एक बार ज़रा सा हम इंडिकेटर डायग्राम पर एडियाबैटिक कर्व और आइसोथर्मल कर्व बनाना सीख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होते हैं, हम लोगों ने बात की है कि आइसोथर्मल जो प्रोसेस होता है, जिसको हम इंडिकेटर डायग्राम पे अब लिखने जा रहे हैं, एक ऐसे प्रोसेस होते हैं जिस प्रोसेस के दौरान आपका जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है। मतलब टेम्परेचर एक कांस्टेंट टर्म की तरह वहाँ पर होता है। अब आपने गैस लॉ में बॉयल्स लॉ पढ़ा है, तो बॉयल्स लॉ में ये पढ़ते हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होते हैं। यानी यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये टर्म आपको यहाँ पर मिलता है, PV कांस्टेंट होता है। अच्छा, अगर आप मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स में हम लोग जब कॉनिक सेक्शन पढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ 3 चीज़ें वहाँ पर मैं आपको नाम लेना चाहूँगा। एक होता है y इज इक्वल टू mx। ये जो इक्वेशन होती है जिसमें कि x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, m कोई कांस्टेंट है, इस तरह की इक्वेशन को हम नाम देते हैं लीनियर इक्वेशन। और ग्राफ कैसे बनता है, अगर ये x है, ये y है, तो अगर ये लूप ये सेंटर से होके जा रहा है तो ये आपका कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन बनता है। इसीलिए इस तरह की इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। अगर y इज इक्वल टू mx का पावर 2 हो जाएगा तो आपका जो ग्राफ है वो ग्राफ ऐसे ना हो करके वो थोड़ा सा इस तरह से बन जाएगा, इस तरह ग्राफ बन जाएगा। इसे कहते हैं नॉन लीनियर ग्राफ या पैराबोलिक ग्राफ। तो ये आपका लीनियर है और ये आपका पैराबोला यहाँ पर बन जाता है। एक और फैमिली होती है, एक फैमिली ये है कि अगर yx इज इक्वल टू कांस्टेंट है तो आप देखो यहाँ पर दोनों वेरिएबल एक ही तरफ आ गए, यानी कि आप ऐसे कर रहे हो y इज कांस्टेंट टाइम x या x इज कांस्टेंट टाइम y। इस तरह के जो कर्व होते हैं उनको कहा जाता है हाइपरबोला। तो बस अंतर क्या है, जैसे यहाँ पर y इज सम कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय वेरिएबल है, अगर ये डिवाइड बाय वेरिएबल हो जाए तो ये लीनियर से बदल करके पैराबोला हो जाता है। ठीक है, अब पैराबोला में भी एक कैटेगरी है जिसको रेक्टेंगल पैराबोला कहते हैं। रेक्टेंगल पैराबोला में कुछ ऐसा होता है कि अगर आपकी ये इक्वेशन है, जैसे ये वाली इक्वेशन है, तो इसके लिए एक ऐसा ग्राफ बनेगा, इसके लिए ग्राफ आपका ऐसा बनेगा,
यहाँ पर ये कर्व जाएगा और फिर y एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ऐसे, और फिर ये जो कर्व होगा ये जाएगा x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। तो अगर आप ये एक्सिस को खींचोगे तो ये हमेशा इसके पैरेलल चलेगा, तो इसको एसिम्प्टोट कंडीशन कहते हैं। ऐसे यहाँ पर भी जाओगे तो ये कर्व और ये एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर जाएगी, इसको एसिम्प्टोटिक कहते हैं। तो देखो ये जो एक्सिस है ये इस कर्व का एसिम्प्टोट है, ये जो एक्सिस है एक्स एक्सिस वो इस वाले कर्व का एसिम्प्टोट है, और दोनों एक्सिस एक दूसरे के कैसे हैं 90 डिग्री पर हैं। और जो एक रेक्टेंगल होता है उसका जो कोने होते हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। तो यहीं से वर्ड निकल के आया है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो आपका जो कर्व होता है जहाँ पर भी दो वेरिएबल हैं, जैसे यहाँ x और y दो वेरिएबल हैं और वो इस तरह के रिलेशन के साथ जुड़े हैं, और यही रिलेशन यहाँ पर भी दिख रहा है आपको कि इस तरह के रिलेशन के साथ जुड़े हैं, तो ये कैसे इक्वेशन को शो करते हैं, ये शो करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को। तो इसका मतलब है कि जब भी आप P और V के बीच में ग्राफ खींचोगे और जब आप ग्राफ खींच रहे होगे उस समय अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा और आप ग्राफ खींचते दौरान क्वासी स्टैटिक कंडीशन के तहत आप चल रहे हो, तो आपका जो कर्व होगा वो हमेशा ऐसा ही होगा जैसे कि एक रेक्टेंगल पैराबोला का होता है। तो इसीलिए आप जब भी आइसोथर्मल कर्व ड्रॉ करोगे तो आपका कर्व कैसे होगा मैं आपको एक बार अलग से बना देता हूँ। तो हमेशा आइसोथर्मल कर्व जो होंगे उन आइसोथर्मल कर्व का जो हिस्सा होगा वो ऐसे होगा आगे भी। अब आगे जा करके वो पैरेलल एसिम्प्टोटिक हो जाएगा। हम उतना ज़्यादा वॉल्यूम या उतना ज़्यादा प्रेशर नहीं कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली अगर हमने प्रेशर इतना ही लगाया है और प्रैक्टिकली अगर हमने वॉल्यूम केवल इतना ही बढ़ाया है और कोई टेम्परेचर आपने T1 कांस्टेंट ले लिया है, तो आपका ये उस रेक्टेंगल हाइपरबोला का केवल इतना हिस्सा आप दिख रहे हो। क्योंकि वहाँ तो ग्राफ मैथमेटिकली तो आप यहाँ तक और यहाँ तक बढ़ा सकते हो और कह सकते हो इनफाइनाइट तक जाते जाते पैरेलल हो जाएंगी, वो तो मैथमेटिकल कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर आप अगर कह रहे हो इतना कि प्रेशर इनफाइनाइट हो जाए, इतना कि प्रेशर इनफाइनाइट हो जाए, तो सामान्य रूप से हम रोज़मर्रा के जीवन में काम करते हैं, हम ना इनफाइनाइट वॉल्यूम को कोई सिलेंडर लेते हैं और ना किसी सिलेंडर के ऊपर इनफाइनाइट प्रेशर लगाते हैं। इसीलिए हम इस इक्वेशन को आगे जाके इसके पैरेलल और इस सिरे को इसके पैरेलल दिखाने का हमारे लिए कोई मतलब नहीं। फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में वो अलग चीज़ है, फिजिक्स में उसका मतलब नहीं है। तो मान लीजिए आपने टेम्परेचर ये है T0, मान लो कोई टेम्परेचर पे ये आपने खींचा। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर कम कर दोगे तो ये ग्राफ थोड़ा सा नीचे से बनेगा, और अगर टेम्परेचर को ज़्यादा कर दोगे तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बनेगा। तो इस तरह से आप अपने ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। तो आइसोथर्मल कर्व्स को आप इस तरह से शो करते हो, और याद रखना आइसोथर्मल कर्व जो बनाए जाते हैं पीवी डायग्राम में, इंडिकेटर डायग्राम में, वो असल में रेक्टेंगल हाइपरबोला का ही एक हिस्सा होते हैं। ये आपने सीख लिया। अब बात आती है एडियाबैटिक कर्व को कैसे समझाया जाए, एडियाबैटिक कर्व को बनाने का तरीका क्या होता है। तो बच्चों एडियाबैटिक कर्व का याद करो क्या फॉर्मूला होता है, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ये है हमारा एडियाबैटिक कर्व को समझाने का तरीका। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होते हैं? एडियाबैटिक प्रोसेस वो होते हैं जिनके होने के दौरान आपके सिस्टम में से हीट ना बाहर जा सकती है और ना सिस्टम के अंदर हीट आ पाती है। यानी कि ये प्रोसेस ऐसे होते हैं जो या तो इतनी तेज़ी से हो रहे हैं कि सिस्टम को हीट को भेजने या हीट को एब्जॉर्ब करने का समय ही ना मिले, या जब ये प्रोसेस हो रहे हैं जो चारों तरफ से सिस्टम आपका घेरा हुआ है, पैक्ड है, इंसुलेटेड है, तो वो आपको मतलब गुंजाइश ही नहीं है, कहीं से रास्ता ही नहीं मिल रहा है अंदर हीट को लाने का या अंदर की हीट बाहर जाने का। तो ऐसे स्थिति में क्या होता है, अगर मान लो सिस्टम के अंदर हीट खपत हो रही है, सिस्टम के अंदर से हीट खर्चे हो रही है और बाहर से कहीं वो हीट ला नहीं पा रहा है, तो क्या होगा, सिस्टम ठंडा होना शुरू हो जाएगा। सिस्टम खुद से अपने टेम्परेचर को, अपनी इंटरनल एनर्जी को यूज करना शुरू कर देगा और टेम्परेचर उसका कम होना शुरू हो जाएगा। और अगर सिस्टम उस प्रोसेस के दौरान सिस्टम में हीट जनरेट हो रही है, हीट क्रिएट हो रही है, मतलब कन्वर्ट हो रही है, तो उस समय क्या होगा, उस एक्स्ट्रा हीट को बाहर भेजने कोई तरीका नहीं होगा, तो आपका सिस्टम में हीट बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एडियाबैटिक प्रोसेस जब होता है तो हम देखते हैं या तो टेम्परेचर कम हो रहा होता है या टेम्परेचर हमारा बढ़ रहा होता है, दोनों चांसेस हो सकते हैं। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो अब अगर इस फॉर्मूले को देखो, पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और गामा जो होता है वो CP/CV होता है और इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है।
क्योंकि CP/CV का अंतर हमेशा अलग होता है, तो इसीलिए गामा की वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है। और ना केवल 1 से ज़्यादा होती है बल्कि मोनोटॉमिक के लिए कुछ और होती है, डायटॉमिक गैस के लिए, ट्राइटॉमिक गैस के लिए, सबके अलग अलग होती है। तो जब एडियाबैटिक प्रोसेस हो रहा होता है तो टेम्परेचर बदलता है, चाहे घटता है चाहे बढ़ता है। अब जरा सोचो, कोई एडियाबैटिक प्रोसेस है जो एक लो टेम्परेचर T1 से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुआ, और उस प्रोसेस के दौरान कोई टेम्परेचर T2 पे ख़त्म हुआ, मतलब पहले लो टेम्परेचर पे हुआ, उस प्रोसेस के दौरान वहाँ हीट जनरेट हुई और हीट बाहर जा नहीं सकती, तो सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा दिया। टेम्परेचर कितना था? T1 था। T1 मान लो नंबर लिख ले, मान लो 50 डिग्री सेंटीग्रेड था और 80 डिग्री सेंटीग्रेड का ये था और ये 70 डिग्री सेंटीग्रेड का था। तो कोई प्रोसेस ऐसा हुआ कि उसने सिस्टम का तापमान 50 से 70 कर दिया। तो एक वॉल्यूम पर 50 था और अगले वॉल्यूम पर वो 70 हो गया, तो वॉल्यूम V1 50 था, वॉल्यूम V2 पे 70 हो गया। यानी एडियाबैटिक प्रोसेस में आप क्या करोगे, आप इसको ऐसे जोड़ोगे, इसको ऐसे जोड़ोगे। अब देखो एक ही कर्व बनेगा, 2 बना दिए मैंने, एक ही कर्व, एक कर्व ही यहाँ पर ऐसे बना है। कर्व चूंकि ये भी रेक्टेंगल, मॉडिफाइड रेक्टेंगल हाइपरबोला है भाई। PV कांस्टेंट रेक्टेंगल हाइपरबोला का होता है। V की पावर बढ़ गई, 1 से ज़्यादा हो गई। यहाँ पर पावर क्या है रेक्टेंगल हाइपरबोला में, यहाँ पर पावर जो थी ये PV की पावर, यहाँ पावर जो थी V की पावर 1 थी। लेकिन अगर पावर 1 से ज़्यादा हो जाए तो मॉडिफाइड रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा। तो मॉडिफाइड रेक्टेंगल हाइपरबोला में स्लोप थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन हल्का सा कर्व लिए ही रहेगा वो। तो आपने देखा ये जो ग्राफ है, ये आपका ग्राफ जो रेड कलर का मैंने बनाया है, ये किसका है? एडियाबैटिक प्रोसेस का। दिस इज द ग्राफ ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। और जो ये सफ़ेद रंग से जो मैंने ग्राफ बनाए हैं वो आइसोथर्मल प्रोसेस के हैं। तो एक चीज़ यहाँ पर आपको समझनी है कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका ग्राफ जो होता है वो स्लोप स्टीप नहीं होता, स्लो होता है। जैसे आपने कहा इस तरह से ये पॉइंट है तो ऐसे होगा, सॉरी इस तरह से। ये है आपका पॉइंट नंबर 1 से लेकर पॉइंट नंबर 2 के बीच में प्रोसेस। कैसा? आइसोथर्मल प्रोसेस। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस जो होता है वो इतना सैलो नहीं होगा, वो बिल्कुल तेजी से स्टीप ऐसे होगा। देखो खड़ा सा स्लोप है, यहाँ पर स्लोप इस तरह से है, इसका स्लोप ऐसे है, और एडियाबैटिक का स्लोप जो है वो इस तरह से शार्प है। तो इसे कहते हैं स्टीप स्लोप। स्टीप यानी कि खड़ा ढाल, तीक्ष्ण ढाल, तीव्र ढाल। तो यहाँ पर क्यों स्टीप है उसका कारण यहीं पर है, क्योंकि इसकी इक्वेशन में गामा होता है और गामा हमेशा 1 से ज़्यादा होता है, तो उसलिए ग्राफ को एक स्टीपनेस मिलती है, एक शार्पनेस मिलती है। आपका ग्राफ स्टीप होता है और वही स्टीपनेस आपको यहाँ पर दिखा रही है। इसलिए हमेशा याद रखना, हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है उसका जो स्लोप होता है वो एडियाबैटिक प्रोसेस की तुलना में स्लो होता है। एडियाबैटिक इज मोर शार्प, उसका स्लोप होता है एज कम्पेयर टू द आइसोथर्मल। तो ये एक चीज़ थी जो मुझे आपको बतानी थी। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। एक और कॉन्सेप्ट है जिसको मुझे समझाना है आपको, और वो होता है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। 2 तरह के फंक्शन भी होते हैं। स्टेट फंक्शन भी एक टर्म होता है और पाथ फंक्शन भी एक टर्म होता है, जिसको कि आप समझ लें तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी भाषा बोलने में इस फिजिक्स में। जैसा कि नाम है स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो किसी सिस्टम की अवस्था पर डिपेंड करते हैं। मैंने आपको स्टेट के बारे में क्या बताया है? मैंने आपको स्टेट के बारे में ये बताया है कि हर सिस्टम को समझाने के लिए कुछ थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल्स होते हैं। मान लो PVT, ये 3 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल हैं। अब हम क्या करते हैं कि सामान्य रूप से किसी भी स्टेट को समझाने के लिए हम इन्हीं 3 थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमने एक खास P1, V1, T1 का इस्तेमाल किया और ये चेंज नहीं हो रहे हैं, तो ये उसकी एक स्टेट बता रहे हैं। चूँकि ये स्टेट टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो इसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट भी कह सकते हैं। तो वो प्रॉपर्टी जो इस स्टेट पर डिपेंड करती है, खास स्टेट पर, P पर, V पर, T पर, उन वेरिएबल्स को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। ये स्टेट वेरिएबल हैं, मतलब ये स्टेट की आत्मा है, इनके बदलने से स्टेट बदलना माना जाएगा। और वो ऐसे फंक्शन, जैसे मान लो u एक फंक्शन है, h एक फंक्शन है, कोई अब नाम लेंगे इनका आगे, ये इन्हीं पर डिपेंड कर रहे हैं। ये वेरिएबल हैं,
ये फंक्शन है। तो किसी सिस्टम के जुड़े हुए वो फंक्शन जो कि उसकी स्टेट पर यानी स्टेट वेरिएबल की वैल्यू पर डिपेंड करते हैं केवल और केवल, उनको हम कहते हैं स्टेट फंक्शन। अवस्था पे ही निर्भर करते हैं बस, और किसी चीज़ पे निर्भर नहीं करते। अब चलो इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है, जैसे मान लो एक पहाड़ी है, ठीक है, ये एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी पे आप चल रहे हो। ये यहाँ से इसकी ऊंचाई नापी जा रही है। यहाँ पर एक पॉइंट है जिस पॉइंट को हम कहते हैं, ये पॉइंट 1000 मीटर की ऊंचाई पर है। उसके बाद यहाँ पर भी एक पॉइंट बना है और जो ये पॉइंट है ये 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। इसको हम ऑल्टीट्यूड कहेंगे, ऊंचाई जो है। एक चढ़ने वाला व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, इस जगह पे खड़ा है, इस जगह पर वो बैठा, मतलब इस जगह पे रुका हुआ है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर। 100 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसकी एक अवस्था है कि मतलब एक व्यक्ति, एक क्लाइंबर 100 मीटर की ऊंचाई पर है। दिस इज द स्टेट ऑफ दिस क्लाइंबर। उसके बाद वो थोड़ी देर बाद प्रयास करके 200 मीटर की ऊंचाई पे पहुंच गया। तो नाउ दिस इज द न्यू स्टेट। तो एक स्टेट है 200 मीटर की ऊंचाई वाली स्टेट, 2000 मीटर वाली ऊंचाई की स्टेट, एक है 1000 मीटर की ऊंचाई की स्टेट। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? इन दोनों के बीच में 1000 मीटर का गैप है। इन दोनों के बीच में 1000 मीटर का गैप है। तो जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पर होगा, इस ऊंचाई पर, इस अवस्था में होगा, और जब वो 1000 मीटर की ऊंचाई पर होगा तो वो इस अवस्था पे होगा। अब आप यहाँ पोटेंशियल एनर्जी जोड़ सकते हो ग्रेविटेशनल, कि भाई mgh, अगर इसका मास m है, g है, h की जगह पर आप 1000 का यूज करोगे। इसकी पोटेंशियल एनर्जी की अवस्था यहाँ पर है। ये 2000 मीटर पर है, तो इसके लिए mgh की जगह पर आप क्या इस्तेमाल करोगे? इस 2000 मीटर को इस्तेमाल करोगे। ठीक है, तो ये आपकी ऊंचाई की अवस्था है जो कि इस तरह से आपको एक्सप्लेन करनी है। अब जरा समझें, एक व्यक्ति जब चढ़ता है तो यहाँ से यहाँ तक चढ़ रहा है, तो एक कोई सीधा रास्ता है, तीखे मोड़ है, वो यहाँ से चढ़ रहा है। तो जब वो इस मोड़ से चलेगा तो जब यहाँ पहुँचे कितना थका हुआ होगा, ये इस बात पे डिपेंड। मतलब एक तो मैंने क्या बताया, 1000 मीटर पे एक अवस्था, 2000 मीटर पे एक अवस्था। यहाँ जैसे पहुँच जाओगे तुम, चाहे तुम हेलीकॉप्टर से यहाँ पे बैठाए गए हो, चाहे कहीं से उड़ करके ग्लाइडर से आए हो, चाहे रस्सी से चढ़ के गए हो, चाहे यहाँ पर मार के वो जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसके थ्रू गए हो, कैसे भी तुम पहुँचे हो, अगर तुम 1000 मीटर की ऊंचाई पहुँच गए तो इस फॉर्मूले के हिसाब से तुम्हारी इतनी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। उसी तरह से तुम किसी भी तरीके से यहाँ पहुँच जाओगे, अगर इस ऊंचाई पहुँच गए तो तुम्हारी एक खास पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो ये अवस्था पे डिपेंड कर रहा है, ये ऊंचाई पे डिपेंड करने वाला फैक्टर है कि तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। अब सोचो, अगर अब क्या बता रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति 1000 मीटर की ऊंचाई से था और वो ऐसे चल रहा है, इस पहाड़ी पे ऐसे चल रहा है, पहाड़ी पे ऐसे चलते चलते वो यहाँ पहुँचा। भाई पहाड़ी है 3 डायमेंशनली, वो ऐसे जिग जैग रास्तों से होता हुआ जा रहा है। तो देख रहे हो इस रास्ते की लंबाई क्या है? इस रास्ते की लंबाई ज़्यादा है। ओके, पाथ बड़ा है। तो पाथ बड़ा होने का मतलब है कि जब वो इस रास्ते से जाएगा तो ज़्यादा थकेगा। तो अगर मैं थकान की बात करूं तो इस रास्ते से यहाँ पहुँचने में थकान ज़्यादा होगी। अगर कोई व्यक्ति सीधे यहाँ से पहुँच जाएगा, चढ़ाई पे चढ़ते हुए छोटा रास्ता लेगा, तो संभवतः उसकी थकान कम होगी। या ये भी हो सकता है कि चढ़ाई वाला रास्ता बड़ा मुश्किल हो, चलने वाले रास्ते से ज़्यादा हो सकता है चढ़ाई वाले रास्ते से और थकान हो। कुल मिला के इन दोनों रास्तों में जो थकान है, या आपको कितना मज़ा आया, या आपको कितना उत्साह मिला, कितना रोमांच हुआ, ये सारे जो टर्म्स होते हैं, ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं, ये रास्तों पर डिपेंड करते हैं। आप किस रास्ते को फॉलो कर रहे हो, या आप सीधे यहाँ से यहाँ तक हेलीकॉप्टर से उछल के चले गए, या रस्से से यहाँ से बांध के गए, तो उसमें कितना आपको रोमांच हुआ, कितना आपको थकान हुई, कितना आपको आनंद आया, ये सब रास्तों के चुनाव पर डिपेंड करता है। इसीलिए जब हम रोमांच, थकान, उत्साह, आनंद, अनुभव, इन सारे टर्म्स का इस्तेमाल करेंगे तो हम उनको कैसा मानेंगे? वो पाथ डिपेंडेंट फंक्शन होंगे। ठीक है, ये मतलब मैं समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। तो उस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स में भी 2 तरह के फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं। एक होते हैं स्टेट फंक्शन, एक होते हैं पाथ फंक्शन। ठीक है, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन जो होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम whose value depends only the current state, सिर्फ वर्तमान अवस्था पर, on the current state of the system, not on the path or the process taken to reach that state। मतलब
स्टेट फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सिर्फ उस अवस्था पर डिपेंड करते हैं, इस बात पर नहीं डिपेंड करते हैं कि उस अवस्था तक पहुंचने में आपने कौन सा रास्ता लिया, किस तरह का प्रोसेस अपनाया, इस पर निर्भर नहीं करते हैं। ऐसे फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? ऐसे फंक्शन को हम स्टेट फंक्शन कहते हैं। तो स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोसेस होते हैं, वो प्रोसेस पर डिपेंड नहीं करते। आप वहां तक कैसे पहुंचे नहीं मालूम, नहीं मतलब मुझे। जैसे अगर मैंने कहा कि भाई ऐसा है, आपको ये 100 ग्राम ये आधा लीटर दूध है, इसको गर्म करना है। आधा लीटर दूध को आपको गर्म करना है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। अभी इसका टेम्परेचर 45 डिग्री है, मान लो दूध का टेम्परेचर 45 डिग्री है, और मैं कहता हूं आपको इसका टेम्परेचर 80 डिग्री करना है। तो 45 डिग्री सेंटीग्रेड की अवस्था से 80 डिग्री तक पहुंचाना। आप कैसे करो? एक तो है आप सीधे गैस पे चढ़ा दो, चूल्हा ऑन करके गर्म हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? आप पानी गर्म करो, उस पानी गर्म करने में उस दूध वाले बर्तन को उसमें रख दो, तो क्या होगा? धीरे धीरे पानी, गर्म पानी की ऊर्जा उसमें जाएगी, और आपने अगर बहुत अच्छा गर्म कर रखा है पानी, तो पानी उसको ऊर्जा करके दूध का टेम्परेचर 80 डिग्री बढ़ा सकता है। या आप उसके अंदर ग्राइंडर डाल के उसको खूब तेज फेंटो, पॉसिबिलिटी है ना कि वर्क कर रहे हो सकता है रगड़ से चम्मच और साबुन को दूध को फेंटने धीरे धीरे वो गर्म होना शुरू हो जाए, 40 डिग्री से 80 डिग्री पहुंच जाए। या आप बर्तन गर्म करो, जैसे बर्तन लो, आपने क्या किया, चूल्हे पर बर्तन रखा और उसको उठा करके फिर दूध के अंदर डुबो दिया, तो इससे क्या हुआ? जो बर्तन की ऊष्मा थी वो दूध को चली गई। आपने बार बार ऐसा किया, इससे भी आप दूध गर्म कर सकते हो, है ना। या आपने क्या किया, एक दूध गर्म दूध था, उसको लिया और उसको आपने आपके बर्तन है उसके अंदर मिला करके फिर उसमें से जो है आधा लीटर मिलाया, आधा लीटर निकाल दिया, फिर गर्म करके मिलाया। इसको नहीं गर्म करो सीधे, इसमें इस तरह से इसका डिग्री 45 डिग्री से 80 डिग्री पहुंचा रहे हो। कई रास्ते हैं आपके पास। अगर मुझे इससे कोई मतलब नहीं आपने कैसे गर्म किया दूध, मुझे बस इससे मतलब है कि आप उसको 40 से 80 कर दो। सो आप, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? उसकी स्टेट फंक्शन की बात कर रहे हैं। मतलब ये हम स्टेट की बात कर रहे हैं कि हमें 40 डिग्री से 80 डिग्री करना है। लेकिन जब हम इन रास्तों के चुनाव के ऊपर भी कुछ बात करना शुरू करेंगे तो हम पाथ फंक्शन की बात करना शुरू कर देंगे। तो हम परिभाषा क्या है? आ स्टेट फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ओनली ऑन द करंट स्टेट of the system and not on the path or the process taken to reach that state. So state functions are independent of the process. अगर हम मतलब डिफरेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पर ही डिपेंड करती है। अगर हम साइक्लिक प्रोसेस की बात करें तो कोई प्रोसेस जैसे यहाँ से गया, उसका स्टेट फंक्शन था, और यहाँ से चल करके वो यहाँ पहुँचा, नया स्टेट फंक्शन, फिर आकर के फिर यहीं पहुँच गया, फिर उसी स्टेट में आ गया। तो इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए स्टेट फंक्शन में कोई चेंज हुआ नहीं हुआ, क्योंकि वो घूम के उसी अवस्था में आ गया है। भले ही अगर वो 1 से 2 पे रुक जाता तो हम देखते बदलाव हुए हैं स्टेट में, लेकिन चूंकि 1 से 2 फिर 2 से फिर घूम के 1 पे आ गया है, तो हम कहेंगे साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें स्टेट फंक्शन का चेंज कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। कौन कौन से स्टेट फंक्शन हमारे पास होते हैं? हमारे पास इंटरनल एनर्जी होता है, हमारे पास एंथैल्पी होता है, हमारे पास एंट्रोपी होता है, हमारे पास टेम्परेचर है, प्रेशर है, वॉल्यूम है, ये सारे स्टेट फंक्शन हैं। चूँकि अगर आप इंटरनल एनर्जी भी अवस्था पर डिपेंड करती है, आपकी एंथैल्पी भी डिपेंड करती है, आपकी एंट्रोपी भी डिपेंड करती है, आपका टेम्परेचर भी डिपेंड करता है अवस्था पर, आपका प्रेशर भी डिपेंड करता है अवस्था पर, वॉल्यूम कितना है भी उसी अवस्था की ही प्रॉपर्टी होती है। तो ये तो बात हो गई स्टेट फंक्शन की। फिर हम बात करते हैं पाथ फंक्शन की। तो पाथ फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक पाथ। उस रास्ते पर, उस तरीके पर डिपेंड करता है, स्पेसिफिक पाथ और द प्रोसेस टेकन टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। एक अवस्था से दूसरी अवस्था तक जाने में आपने किस तरह के रास्ते का चुनाव किया है, आपने किस तरह के पाथ का चुनाव किया है, इस पर निर्भर करने के लिए जिन फंक्शन की आधार होते हैं, जिस फंक्शन इस पर आधारित होते हैं, उनको हम उसको पाथ फंक्शन कहते हैं। तो परिभाषा फिर से बोल दे रहा हूँ, अ पाथ फंक्शन इज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हुज वैल्यू, यानी उस फंक्शन की वैल्यू डिपेंड्स ऑन द स्पेसिफिक पाथ और द प्रोसेस टेकन टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सो पाथ फंक्शन प्रॉपर्टी सिस्टम, मतलब प्रॉपर्टी सिस्टम की प्रॉपर्टी नहीं है, सिस्टम को तो उस पाथ से होकर के वहाँ पर जाया जा रहा है। जैसे आपके पास देखो, जैसे आप कहते हो कि हम एनर्जी को ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम एनर्जी का ट्रांसफ़र कर रहे हैं। आप कई तरीक़ों से चुन सकते हो, जैसे मैंने अभी वो दूध का उदाहरण दिया, आप उसको सीधे गर्म कर सकते हो, उसमें गर्म चीज़ें मिला के उसकी हीट उसको दे सकते हो, बराबर मात्रा मिला करके उसकी हीट को, उसका टेम्परेचर को आप चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको जो
जो हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म है उसका काम करना होगा। और हम लोगों ने दो तरह के हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म पढ़ी है। मैंने आपको जब हीट और वर्क की बात बताई थी बच्चों, तो जब मैंने आपको वर्क और हीट की बात बताई थी तो ये बताया था कि हीट जो है वो सिस्टम के अंदर नहीं होती, वर्क भी सिस्टम के अंदर नहीं होता है। जब हम एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं तो इस प्रक्रिया को हीट कहा जाता है। तो जिस समय इस एनर्जी के प्रवाह का कारण टेम्परेचर होता है कि भाई बाहर टेम्परेचर ज़्यादा है, सिस्टम का टेम्परेचर कम है, तो हीट बाहर सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर आती है। तो इसे कहते हैं थर्मल इंटरेक्शन। मतलब टेम्परेचर था जिसने इस बात का फैसला लिया कि हीट को सराउंडिंग सिस्टम में आना है। तो जब थर्मल इंटरेक्शन होता है तो कौन से मोड को हम कहते हैं, उसे कहते हैं हीट। हीट इज फ्लोइंग इनवर्ड द सिस्टम। दूसरी तरफ जब मैकेनिकल का डिफरेंस होता है, मैकेनिकल एनर्जी करते हो, आप कोई वर्क करते हो, आप कोई डिस्प्लेसमेंट करते हो, आप कोई प्रेशर में चेंज करते हो, वॉल्यूम में चेंज करते हो, तो उस दौरान मैकेनिकल इंटरेक्शन होता है। तो मैकेनिकल इंटरेक्शन में क्या होता है, हम वर्क करते हैं और वर्क करके हम ऊर्जा का फ्लो करा रहे होते हैं, ऊर्जा को एक जगह दूसरी जगह पर फ्लो करा रहे होते हैं। तो जब ऊर्जा का फ्लो हो रहा होता है, मैकेनिकल इंटरेक्शन होता है, तो उसको कहते हैं वर्क डन, इट इज़ अ प्रोसेस। वैसे ही जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है एक तरह से और थर्मल इंटरेक्शन होता है, उस समय जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसे कहते हैं हीट। तो हीट और वर्क ये दोनों कैसे हैं, ये मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी हैं जो सिस्टम से सराउंडिंग या सिस्टम से सिस्टम के बीच में काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है ये चूँकि तरीके हैं तो तरीका तो रास्ते पे डिपेंड करेगा ही। मतलब आप किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, तो चाहे तरीका कहो चाहे पाथ कहो, एक प्रोसेस एक ही बात है। तो इसीलिए हीट और वर्क ये दोनों स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं, बिकॉज दे आर द प्रोसेस, दे आर द मोड, दे आर द मेथड ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। सो बाय डेफिनेशन दे आर द पाथ फंक्शन। हीट इज अ पाथ फंक्शन, वर्क इज अ पाथ फंक्शन। जैसे यहाँ पे देखो, अगर आपने इस तरह से जिगजैग रास्ते को अपनाया तो आपको ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज आप ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हो। आपने इस तरह के रास्ते को अपनाया, सीधा रास्ता अपनाया, आपने लेसर डिस्टेंस को कवर किया एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक जाने में, तो वर्क टेक्निकली यहाँ पर कम होना चाहिए। अब यहाँ हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, तो फ्रिक्शन की बात ना करने मतलब फ्रिक्शन को हम एक नॉर्मल वैल्यू मान रहे हैं, तो इस वजह से ये रास्ता लंबा है तो देर तक फ्रिक्शन उसने महसूस किया होगा, ये रास्ता छोटा है तो थोड़ी देर तक ही फ्रिक्शन महसूस किया होगा, इसलिए छोटे रास्ते पर वर्क डन कम हुआ और बड़े रास्ते पर वर्क डन ज़्यादा हुआ। तो पाथ पे डिपेंड किया ना। इस तरह से हीट का भी होता है, आप हीट का ट्रांसफ़र कैसे कर रहे हो, एडियाबैटिक प्रोसेस में किस तरह से कर रहे हो, उसमें भी इसका डिपेंडेंसी होती है। तो इस तरह से हमने पाया कि हमारे पास जो वर्क होता है वो एक पाथ फंक्शन होता है। अच्छा, एक चीज़ इसको ऐसे भी समझ सकते हो, वर्क एक पाथ फंक्शन है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। एक अभी भी आज के लेक्चर में जो मैंने बात कही थी वही मैं आपको यहाँ पे फिर से समझा देता हूँ। अभी मैंने आपसे क्या बताया था कि अगर ये ये V है और आपका ये P है, प्रेशर है, और मान लो पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक गए, इस दौरान कितना वर्क किया, तो मैंने क्या बताया था, ये जो कर्व है, ये जितना रास्ता घेरता है, जितना एरिया घेरता है, इसी एरिया को हम वर्क डन कहते हैं, इसी एरिया को वर्क डन कहते हैं। प्रोसेस पॉइंट नंबर 1 से पॉइंट नंबर 2 तक जाने में जो वर्क डन हुआ वो इस एरिया से रिप्रेजेंट हो रहा है। मान लो रास्ता कुछ इस तरह से है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ है, पॉइंट नंबर 2 यहाँ है, रास्ता आपका कुछ ऐसा है, ये है पाथ, आपने इस पाथ को चुना। अब देखो यहाँ पर अगर उस चीज़ को देखोगे तो यहाँ एरिया ज़्यादा है मतलब वर्क डन ज़्यादा होगा, तो वर्क डन ज़्यादा होगा यानी कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही अगर एक और चुनाव करें, एक और रास्ते की बात करें, इससे पॉइंट नंबर 1 है, लगभग बराबर कोशिश कर रहा हूँ करने की, ये 2 है, आप ऐसे पहुँचे, तो यहाँ पे देखो इस जगह पर एरिया फिर चेंज हो गया यानी कि वर्क डन फिर चेंज हो गया। तो आप देख रहे हो वर्क डन जो है वो पाथ के हिसाब से चेंज हो रहा है। इस पाथ पे जो एरिया था वो अलग है, इस पाथ पे एरिया अलग है, इस पाथ पे एरिया अलग है। तो इससे याद रखिएगा कि वर्क जो होता है वो पाथ फंक्शन होता है। और चूंकि मैंने बताया कि वर्क और जो हीट होती हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, समतुल्य होते हैं, जूल का इक्विवेलेंस प्रिंसिपल है यहाँ पर। तो चूंकि वर्क और हीट इक्विवेलेंट होते हैं इसीलिए अगर वर्क पाथ फंक्शन है तो हीट भी पाथ फंक्शन होगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इन दोनों को पाथ फंक्शन मान सकते हैं। अब हम आते हैं अपने एक और बढ़िया महत्वपूर्ण टॉपिक पर, इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी क्या होती है। जैसा कि नाम सुझाव दे रहा है इंटरनल एनर्जी, तो इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी सिस्टम को बनाने वाले जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैं, जैसे गैस मॉलिक्यूल हैं, तो जो आपके गैस मॉलिक्यूल हैं उन गैस की अपनी खुद की कई तरह की ऊर्जाएं होती हैं। जो आपका गैस है वो गैस मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल तमाम तरह की गतियां दे रहे हैं। जैसे देखो, अगर हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर जो गैस मॉलिक्यूल हैं ये लगातार रैंडमली मूव कर रहे हैं और रैंडमली मूव करके टक्करें मार रहे हैं एक दूसरे से के साथ, एक दूसरे से आपस में, दीवालों की तरफ, हर तरफ टक्कर मार, रैंडम मोशन चल रहा है। तो इनकी अपनी खुद की एक काइनेटिक एनर्जी है, ये भी एक तरह की ऊर्जा इनके पास है। अगर हम इन मॉलिक्यूल को थोड़ा सा जूम करके देखें तो इन मॉलिक्यूलों में हो सकता है ऐसे बॉन्ड बने हों, मतलब इस तरह से बॉन्ड बना हो, कुछ इस तरह का बॉन्ड, से मीथेन का है ऐसे बॉन्ड बना ना, पैरामेटल स्ट्रक्चर है, तो उन बॉन्डों की वजह से उनके अंदर एक इंटर एटॉमिक फोर्स काम कर रहा है, और जहाँ फोर्स काम करता है वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो हम ये मान सकते हैं इनके मोशन की वजह से इन गैस मॉलिक्यूल के पास काइनेटिक एनर्जी है, और साथ ही साथ इनके अपने कुछ खास स्ट्रक्चर है, जो एक विशेष स्ट्रक्चर है, इसकी वजह से इसके पास अपनी एक पोटेंशियल एनर्जी होगी। इनकी स्ट्रक्चर की बनावट की वजह से, ओरिएंटेशन की वजह से इसकी अपनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो आपने तो एक कौन सी एनर्जी देखी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी गति के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब यहाँ गति भी कैसी हो रही है, हो सकता है मॉलिक्यूल सीधे चल रहे हैं तो इनकी ट्रांसलेटरी गति है। तो काइनेटिक एनर्जी कैसी है, ट्रांसलेटरी, मतलब गैस मॉलिक्यूल सीधे सीधे चल रहे हैं। लेकिन अब अगर और जूम करके देखो तो ये गैस मॉलिक्यूल इस तरह से घूम भी सकते हैं, मतलब रोटेट भी कर सकते हैं। जैसे मॉलिक्यूल है, इसे आपका मॉलिक्यूल है, कहाँ गया मॉलिक्यूल, कोई मॉलिक्यूल मान ले, जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल है, अब ये मॉलिक्यूल है और ये ऐसे रोटेट भी कर रहा है, मतलब रोटेट भी कर रहा है, ऐसा रोटेट करते हुए ऐसे गति करते हुए जा रहा है, तो ऐसे घूमते हुए, रोटेट करते हुए, गति करते हुए जा रहा है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ ट्रांसलेटरी का रोल नहीं होगा, काइनेटिक एनर्जी में एक रोटेशन का भी रोल होगा, रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, एक और चीज़ है, चूँकि मॉलिक्यूल के बीच जो बॉन्ड हैं वो रबड़ बैंड की तरह होते हैं, लचीले होते हैं, तो क्या हो सकता है, ये इस तरह से लचीला भी है, मतलब ये जो बॉन्ड है, ये जो दो एटम हैं, ये इस मॉलिक्यूल में ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, वाइब्रेशनल एनर्जी, और वाइब्रेट करने के साथ साथ रोटेट भी कर रहे हैं, मतलब वाइब्रेट भी कर रहे हैं और इस तरह से रोटेट भी कर रहे हैं। तो वाइब्रेशनल भी काइनेटिक एनर्जी है, और रोटेट कर रहे हैं वाइब्रेट करते करते, वाइब्रेशनल भी है, और ऐसा करते करते सीधी रेखा में भी चल रहे हैं। तो तीनों तरह की एनर्जी इनके साथ है, काइनेटिक ट्रांसलेशनल, काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी वाइब्रेशनल। ओके, और साथ ही साथ इनके बॉन्ड चूंकि टूट नहीं रहे हैं तो वो भी एक दूसरे फोर्स लगा रहे हैं एटमों पे, तो एक एटॉमिक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर की वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने देखा कि हमारे जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं उनके पास तमाम तरह की प्रकार, भिन्न भिन्न प्रकार की ऊर्जाओं का एक अनुपात होता है। ये सारी ऊर्जाएं अगर आप मिला दो एक साथ, इन सारी ऊर्जाओं को मिला दोगे तो आप क्या पाओगे, आप पाओगे टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। आपको इस पूरे सिस्टम की टोटल काइनेटिक एनर्जी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो इसी टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी कह लो, वहाँ भले आप मान सकते हो काइनेटिक का हिस्सा ज़्यादा है पोटेंशियल की तुलना में, बट हम ऐसे कहते हैं टोटल एनर्जी। तो ये जो टोटल एनर्जी होती है, इसी टोटल एनर्जी को ही हम उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कहते हैं, जो उनकी काइनेटिक एनर्जी और उसकी पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। अब यहाँ पर अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूँ तो इंटरनल एनर्जी के बारे में क्या है, इंटरनल एनर्जी इज अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन थर्मोडायनेमिक्स। बिल्कुल सही बात है, फंडामेंटल है, क्यों, क्योंकि हम देखेंगे आगे कि ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ टर्म है। तो इंटरनल एनर्जी इज द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन थर्मोडायनेमिक्स दैट रिप्रेजेंटेड द टोटल एनर्जी कंटेन्ड विद इन अ सिस्टम। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑल द माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ अ सिस्टम्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इस सिस्टम को, जैसे गैस चैम्बर जो है, गैस एक जो पिस्टन भरी हुई है, दिस इज द सिस्टम। इस सिस्टम को बनाने वाले जितने भी पार्टिकल हैं, उन सारे पार्टिकलों की जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकलों की जो टोटल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी है, टोटल माइक्रोस्कोपिक में ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेशनल सब आ गया।
तो ये टोटल आ गई है इसी को ही, और डेफिनेटली पोटेंशियल, ये सब कुछ मिला करके हमको इंटरनल एनर्जी बनाती है। दिस इंक्लूड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रैंडम डिसऑर्डर्ड मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन भी है, रोटेटरी मोशन भी है, वाइब्रेशनल मोशन भी है, एंड द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड द केमिकल बॉन्ड्स। ये सब मिला करके सारी माइक्रोस्कोपिक जोड़ जमा जो होता है, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। द इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूड द मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। नाउ दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट, लेट मी टेल यू। आपके पास एक ट्रक है, ये आपका ट्रक है, ओके, दिस इज द ट्रक। अब देखो इस ट्रक पर आपने गैस चैम्बर को रखा है, ये आपका गैस चैम्बर है। आपका ट्रक v वेलोसिटी से चल रहा है, जिसकी वजह से इस ट्रक का मास और सबका मास मिला के m है, तो हाफ mv इस काइनेटिक एनर्जी का, इस पूरे ट्रक और इस गैस से काइनेटिक एनर्जी हाफ mv है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, तो क्या अगर ये ट्रक एकदम से तेज बढ़ना शुरू कर दे तो इस पूरे सिस्टम की अब जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, तो क्या गैस की इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी? सवाल समझ रहे हो? मेरा सवाल का मतलब ये है कि क्या किसी गति करते हुए ट्रक पर अगर इस गैस चैम्बर को रख दिया जाए तो क्या इस गैस चैम्बर के अंदर भरी हुई गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी? आप कहोगे सर ऐसा सवाल आप क्यों पूछ रहे हो? क्योंकि मैं कहूँगा अभी इससे पहले मैंने परिभाषा दी है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। क्योंकि गैस चैम्बर भी तो इस ट्रक के साथ चल रहा है, तो अगर ये गैस चैम्बर इस ट्रक के साथ चल रहा है तो इसका मतलब है इस गैस कि चैम्बर की भी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी अगर बढ़नी चाहिए तो ये तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। पर ऐसा होता नहीं, और ना ऐसा होता है और ना ही ऐसा होता है कि अगर ये ट्रक किसी पहाड़ पे चढ़ रहा हो तो जब ज़मीन पे चल रहा था तो उसकी ऊंचाई अलग थी, पहाड़ पे चढ़ रहा है तो लगातार h बढ़ता जा रहा है, उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो ऐसा तो नहीं है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में ग्रेविटेशनल जुड़ जाएगा और उसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ गई स्पीड होने की वजह से, और पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई क्योंकि वो चढ़ाई पर चढ़ रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत ही गहरी परिभाषा के बारे में बात करें कि हम इंटरनल एनर्जी जो होते हैं, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो इंटरनल है, यानी कि वो सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम के रिस्पेक्ट में ली जाती है। हम हमेशा अपना गैस चैम्बर अगर सिस्टम दे रहे हैं तो उस सिस्टम का अपना सेंटर ऑफ मास होंगे, तो इस सेंटर ऑफ मास की तुलना में ये जितने मॉलिक्यूल हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इसी के इर्द गिर्द ही अगर बढ़ जाएगी तभी हम मानेंगे कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ी है। जैसे अगर हम इस गैस को हीट देना शुरू कर दें, इसका टेम्परेचर को बढ़ाना शुरू कर दें, तो अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देंगे तो ये गैस मॉलिक्यूल और परेशान हो जाएंगे और तेजी से नाचेंगे। जब ये तेजी से नाचेंगे तो इस चैम्बर का जो सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट ये सब कुछ एकदम से हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो हम कहेंगे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई है। लेकिन अगर गैस चैम्बर इस ट्रक के ऊपर है तो सेंटर ऑफ मास तो इसका यही है और सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है, तो जो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी वो सिस्टम सेंटर ऑफ मास की भी काइनेटिक एनर्जी है, और इसकी वजह से सारे पार्टिकल की भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन जब भी तुम इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो वो उतनी रहेगी जितनी पहले थी। समझ रहे हो ना मेरी बात ये कह रहा हूं मैं कि जब पूरा सिस्टम चल रहा है तो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी मूव कर रहा है और सिस्टम के सारे मॉलिक्यूल भी मूव कर रहे हैं। तो यानी जितनी बढ़ोतरी सेंटर ऑफ मास में हुई उतनी ही बढ़ोतरी हर मॉलिक्यूल में आप मानोगे। तो ऐसे रिस्पेक्ट में जब इन दोनों के बीच में रिस्पेक्ट लोगे तो काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस, मतलब अगर हम वो रिलेटिव डिफरेंस सोचें, लैब फ्रेम की बात करें, वो उतना ही आएगा जितना जब गैस चैम्बर रुका हुआ था तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में आपका वो काइनेटिक एनर्जी आती, उतनी ही गति की टाइम भी आ रही है, क्योंकि जो बढ़ रहा है सबके साथ एक साथ हो रहा है। इसीलिए इस ट्रक पे चलता हुआ गैस कंटेनर या किसी चढ़ाई पे चढ़ता हुआ गैस कंटेनर कोई भी किसी भी तरह का इंटरनल एनर्जी में बदलाव नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी को हमेशा हम इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में ही मानते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल कॉन्सेप्ट इन द फील्ड ऑफ इंटरनल एनर्जी।
अब आपने कह दिया ओके ठीक है मैं एग्री करता हूं, और जूल ने जब इस बारे में बात की थी तो उन्होंने सबसे पहली बार शुरुआती तौर पर उन्होंने मॉलिक्यूलर थ्योरी की बात की थी, मॉलिक्यूलर सिस्टम स्ट्रक्चर की बात की थी। उन्होंने पहली बार शुरुआत में कहा था कि हमें गैसों के बारे में एक मॉलिक्यूलर अवधारणा रखनी पड़ेगी, मतलब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात की थी, जो कि उस समय मैक्सवेल भी कह रहे थे, बोल्ट्जमैन भी कह रहे थे और जूल भी उसको एक समर्थन दे रहे थे। तो वहाँ से शुरुआत हो रही थी। जो कैलोरिक थ्योरी थी, जो फ्लूइडिक थ्योरी थी, उससे हट करके मॉलिक्यूलर थ्योरी की तरफ लोगों का रुझान यहाँ से हो रहा था। तो इसलिए हिस्टोरिकली भी इम्पॉर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट जो है हमारा। अब जब ये हो गया तो अब सोचो 3 तरह की एनर्जी हो गई। जैसे एक सिस्टम क्या कर सकता है, वर्क कर सकता है। एक सिस्टम के अंदर एनर्जी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट आ सकती है, जा सकती है, और सिस्टम के पास अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी भी होती है। और ये सब तीनों चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। मान लो हमारे पास कोई सिस्टम है, उसमें हीट आती है Q। सिस्टम उस आने वाली हीट का कुछ हिस्सा काम कर देता है W में, बाकी हिस्सा वो बचा लेता है अपने अंदर के मॉलिक्यूलों को इंटरनल एनर्जी के रूप में एब्जॉर्ब करने में। तो अब सवाल ये होता है कि सिस्टम में हीट गई, एनर्जी गई, अंदर कुछ मात्रा में खर्च हो गई, बाकी बची हुई मात्रा को बाहर उससे चली गई वर्क के फॉर्म में। और ये जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो सिस्टम बना हुआ है ना, एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर सिस्टम एग्जिस्ट कर रहा है तो कुछ ना कुछ उसके मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी रखेंगे, रोटेशन करेंगे, बॉन्डिंग स्ट्रक्चर रखेंगे, तो कुछ ना कुछ तो खर्च होगी ही। तो अगर ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, कितनी हीट गई, कितना वर्क डन, कितना इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, और कितना वर्क डन वहाँ पर सिस्टम ने किया। सिस्टम वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम। ये वैसा है जैसे आपके पिताजी ने आपको 100 रुपये दिए, जाओ सब्जी लेके आओ, तो क्या आप 100 रुपये की सब्जी ला करके उनको दे दोगे? टेक्निकली ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि हम यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि आपने अपने व्यवहार का इस्तेमाल नहीं किया, आपने उधार का इस्तेमाल नहीं किया, आप बाज़ार गए। तो होगा क्या, जब आप बाज़ार जा रहे थे तो हो सकता है रास्ते में आपको प्यास लगी हो, तो आपने 10 रुपये का पानी पी लिया हो, या आपको रास्ते में कुछ अच्छा खाने के लिए दिखा, नमकीन का है, चाय पीने की मन हुई, आपने चाय पी ली। या नहीं चाय पिया, आप थक गए थे तो आपने कोई ई रिक्शा कर लिया और आप 5 रुपये दे करके सब्जी मंडी गए और 5 रुपये दे करके सब्जी मंडी से वापस आ गए। तो इसका मतलब है कि आप अपने पिताजी को ये बताओगे कि भाई मैं तो 90 रुपये की ही सब्जी आपको ला के दे पाऊँगा, क्योंकि 10 रुपये का हिसाब मेरे पास सब्जी के रूप में नहीं है, वो मैंने खर्च कर दिया। अब वो खर्च इसलिए क्योंकि मैं ह्यूमन हूँ, मैं थक गया, या मैंने अपना मेहनताना ही ले लिया, मैंने ना चाय पी, ना हम ई रिक्शा से आए, बल्कि हमने ये कर लिया कि चलो भाई 10 रुपये हम आने जाने कुछ तो हमको इस काम का एक मेहनताना ले लें। आई होप यू गॉट द आइडिया। तो उसी तरह से ये इंटरनल एनर्जी, तो अब ये तो सिंपल सी बात, आप कहोगे सर दिस इज़ वेरी सिंपल थिंग बिकॉज देयर इज Q, देयर इज U, देयर इज W, तो ये तो बिल्कुल सही बात है। बस ये जो मैंने बात बताई है, इसी बात को ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है। आप कहोगे इतना आसान सा नियम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने बता दिया, 1850 में दिया गया था। हमारी जो स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था 1856 में, उस 1857 में, उससे पहले 1850 में ही इसको खोज लिया गया था क्लाउसियस के द्वारा। आर क्लाउसियस जो थे उन्होंने इसको खोज लिया था। अब समझिए क्लाउसियस के इस थ्योरी को एक लॉ के नाम से क्यों दिया जाता है दर्जा, क्योंकि क्लाउसियस से पहले आपके जो उस समय के जो लेवो शायर करके बड़े वैज्ञानिक हुए थे, बड़े महत्वपूर्ण, बड़े इन्फ्लुएंशियल वैज्ञानिक थे, उन्होंने कैलोरी कॉन्सेप्ट को कंजर्वेशन में कहा था। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में जो कैलोरी है, जो कैलोरी फ्लूइड है, दैट इज़ कंजर्व, वो ना बढ़ सकती ना घट सकती है। बाद में फिर रमफोर्ड जो आए थे, जो कि एक सेनानायक भी थे, रमफोर्ड ने अपने दौरान कुछ ऑब्जर्वेशन देखे और उन्होंने कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, कैलोरी जो होती है वो कंजर्व नहीं होती है, उसको क्रिएट किया जा सकता है।
तो अब भाई इसका मतलब है कैलोरिक थ्योरी की कंजर्वेशन पर एक तरह से आंच आ गई, उस पर तो धक्का लग गया उसको। अब जब धक्का लग गया तो फिर सवाल आया कि अगर कैलोरी जो है वो अगर कंजर्व नहीं है तो क्या कंजर्व है। तो तब जब जो क्लॉसियस होते हैं तब जाके इसके बारे में बात करते हैं कि भाई एनर्जी कंजर्व होती है, और उस समय तक ये जो एनर्जी का फॉर्म है, वर्क को एनर्जी के फॉर्म और हीट को एनर्जी के फॉर्म मतलब मोड ऑफ ट्रांसफ़र के तौर पे धीरे धीरे स्थापित किया जा रहा था। जूल अपना काम कर रहे थे, तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट हुआ। जूल अपना कुछ काम कर रहे थे, उन्होंने इसके इक्विवेलेंस को शो किया, और फिर क्लॉसियस ने सोच ही रहे थे कि क्लॉसियस थ्योरी में तो कैलोरिक थ्योरी में तो प्रॉब्लम है, तो क्या सोच सकते हैं, क्या हो सकता है। और तभी जब जूल का काम देखते हैं, जूल काम को समझते हैं, तो उनको क्लू मिल जाता है। और चूंकि जूल ने ही इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करनी शुरू की थी, तो इस तरह से ये इंटरनल एनर्जी QW इनके बारे में जब क्लॉसियस सोचते हैं तो वो ये सोचते हैं कि अगर हम कैलोरिक फ्लूइड की जगह पे इस एनर्जी को कंजर्व होता हुआ माने तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम अपने डिफरेंट टाइप के प्रोसेसेस को समझा सकते हैं। और यहाँ से न्यू होती है, यही शुरुआत होती है, यही एक वो महत्वपूर्ण पड़ाव होता है जहाँ हम कैलोरिक थ्योरी से हट करके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं। दैट इज़ द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कहा जाता है, विच इज बेसिकली द लॉ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। मतलब जितनी एनर्जी दी जाएगी वो कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट होगी और उसका कोई नुकसान नहीं होगा, एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं होगी, वो कन्वर्ट हो रही होगी, तो कुछ हिस्सा वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी, कुछ हिस्सा इंटरनल एनर्जी के जो कंपोनेंट उनमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर हम लोग रुकते हैं और मैं आपको बताऊँगा इसके अगले टॉपिक में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की मैथमेटिक्स यहाँ से जैसे बनी इसको बनेगी, लेकिन इसमें स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन की बात नहीं की गई, वो भी हम करेंगे। और उसके बाद अलग अलग प्रोसेसेस जो हमने पढ़े हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, इन सारे प्रोसेसेस के लिए किस तरह से हम इस लॉ को डिफाइन कर सकते हैं उसकी बात भी हम लोग वहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। और अगली क्लास में जरूर आइएगा। और अगेन वही जो मैं हमेशा आपसे कहता हूँ, इफ़ यू हैव नॉट शेयर प्लीज़ शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, सो सपोर्ट द चैनल। आई एम ट्राइंग टू माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड द होल सिलेबस टू यू एज सून एज पॉसिबल। तो ध्यान रखिए, बाय बाय।